नमस्कार दोस्तों। मैं आकाश सिंह विजडम पॉइंट एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज से ये जो वीडियो का नया पैटर्न चालू होगा, इसमें हम लोग हिंदी में देखेंगे भारतीय संविधान के विकास, और भी आगे जो भी प्लेलिस्ट बनेगा। पहले भी इस चैनल पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंग्लिश में और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो जा चुके हैं, मगर ये एक क्रैश कोर्स टाइप होगा जो कि हर एग्जाम में आपके बहुत काम का होगा। तो और इसके बाद जो है अंत में लूसेंट के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से उसको सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, भारत शासन अधिनियम यानी पूरी तरह से संवैधानिक विकास का जो इतिहास रहा है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? सर वारेन हेस्टिंग्स, यानी वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी गवर्नर के पोस्ट को गवर्नर जनरल के पोस्ट से रिप्लेस कर दिया गया, बदल दिया गया। बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे, इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बना दिया गया। पहले तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर होते थे, अब इनको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कंपनी के सेवकों को निजी व्यापार करने में, पहले कंपनी के सेवक निजी व्यापार करते थे और कंपनी के काम तो करते ही थे, साथ साथ अपना व्यापार भी अलग से चलाते थे। तो उस निजी व्यापार को, एवं वो घूस भी लेते थे लोकल लोगों से, तो उस घूस लेने से भी उनको मना कर दिया गया, निषेध कर दिया गया। 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के जो थे विलियम पिट, उनके द्वारा की गई थी, इसीलिए इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यानी दो तरह की शासन, यानी अब प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य अलग अलग होंगे। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन रखा गया और राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रखा गया। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1793 का। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 सालों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया कि अब अगर कोई व्यापार करेगा भारत के साथ तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो वेतन भत्ते पहले ब्रिटिश राजस्व से मिलते थे, उसको भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया। फिर चार्टर एक्ट 1813 का देखते हैं हम, इसमें क्या बदलाव किए गए। तो कंपनी का भारत के साथ जो व्यापारिक एक अधिकार था, यहाँ पे जो व्यापारिक अधिकार दिया गया 1793 में, उसको 1813 में व्यापारिक एक अधिकार को खत्म कर दिया गया और केवल चीन के साथ कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को बरकरार रखा गया। वो भी चाय और चीनी को छोड़ के, चाय और चीनी का ही केवल व्यापार वो चीन के साथ कर सकते थे, बाकी चीजों का व्यापार वो चीन के साथ भी नहीं कर सकते थे, उनका एक अधिकार खत्म कर दिया गया। इंग्लैंड के सभी नागरिकों को, कोई भी कॉमन मैन भी अगर चाहेगा कि हम भारत के साथ व्यापार करेंगे तो उसको भी इस चीज की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दे दी गई। शिक्षा के लिए पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान इसी एक्ट के तहत किया गया अंग्रेजी शासन के समय में। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 का। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था पहले के एक्ट में, और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत एक बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने बाल हत्या, ठगी प्रथा, सती प्रथा जैसे कुप्रथाओं का समाप्त किया और इसमें इनकी मदद राजा राम मोहन राय ने की थी। तो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनकी विधायी शक्ति यानी कि उनका नियम बनाने का शक्ति, विधायी शक्ति का मतलब होता है नियम बनाने का, कानून बनाने का शक्ति, उसको छीन लिया गया और केवल वो शक्ति जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पास रहा। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण का चरम बिंदु था ये। पूरी तरह से जितने भी ब्रिटिश भारत में जितने भी प्रांत थे, सबको इसमें केंद्रीकृत कर दिया गया और इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को खत्म कर दिया गया एवं पूरी तरह से ये एक प्रशासनिक बॉडी बन गई, यानी अब केवल ये प्रशासन संभालेगी और ये व्यापार अब नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में
गवर्नर जनरल की काउंसिल के कार्यपालिका विधायिका से संबंधित जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। यानी कार्यपालिका यानी कि एक्सिक्यूटिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, ये नियम बनाती है और ये नियम को लागू करती है। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, पहले ये दोनों एक ही हुआ करते थे। कंपनी में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए, जो आज सिविल सर्वेंट्स होते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वगैरह में, तो उनके नियुक्ति के लिए उस समय कंपनी में जो सिविल सेवक थे उनकी नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। अगला हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत में अच्छे शासन की शुरुआत का अधिनियम कहा जाता है कि इस अधिनियम से ही भारत में अच्छे शासन की शुरुआत हुई, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सीधे तौर पे अपने हाथों में ले ली और कंपनी के हाथों से सत्ता चली गई, इसीलिए इसको अच्छे शासन की शुरुआत के तौर पे जाना जाता है। कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन के शासन में हस्तांतरित कर दिया गया, यानी अब जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको भारत की महारानी का दर्जा भी दे दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग भारत मंत्री या उसको भारत सचिव, जो ब्रिटेन के कैबिनेट का एक सदस्य होता था, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था इंग्लिश में, और उसको नामित किया गया कि अब आप भारत के क्राउन की जो शक्तियां होंगी, ब्रिटिश क्राउन की जो शक्तियां होंगी, यानी भारत की जो महारानी घोषित किया गया, तो वो जो शक्तियां एक्सरसाइज करेंगी, वो जो शक्तियों का अपना प्रयोग करेंगी, वो भारत सचिव के माध्यम से ही करेंगी। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य वाली काउंसिल ऑफ इंडिया भी वहीं पे बनाई गई ब्रिटिश संसद में। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, यानी गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो भारत के प्रथम वायसराय इस अधिनियम के तहत कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। या भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। अगला हम देखते हैं काउंसिल एक्ट 1861। 1861 के काउंसिल अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी परिषद होता था, कार्य करने वाला जो परिषद होता था, जो नियम बना के और उसको लागू करने वाला जो परिषद होता था, उसमें नॉन ऑफिशियल सदस्यों के रूप में, यानी कि वो ऑफिशियल नहीं होंगे, नॉन ऑफिशियल के रूप में कुछ राय मशविरा लेने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीयों की उपस्थिति का भी प्रावधान किया गया कि इसमें भारतीय लोगों को भी अब शामिल किया जाएगा। मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां पुनः वापस कर दी गई। पहले जो उसको छीन लिया गया था उसको अब यहाँ पे पुनः वापस कर दिया गया और इस तरह से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। पोर्टफोलियो व्यवस्था। पोर्टफोलियो व्यवस्था क्या होता है? यहाँ पे जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री अलग अलग होते हैं, तो उस समय भी इस तरह से अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो लोगों को देने की प्रथा चालू की गई। फिर काउंसिल एक्ट 1892। 1892 के काउंसिल एक्ट के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसको इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कहते हैं, जैसे अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर देखें तो प्रेसिडेंट का, राज्यसभा मेंबर्स का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उस तरह से उस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया गया और बजट पे पहले चर्चा करने का अधिकार नहीं था, तो बजट पे चर्चा करने का अधिकार दिया गया और कार्यपालिका से प्रश्न करने का भी, कार्यपालिका से कोई प्रश्न पहले वो नहीं कर सकते थे, उसको जैसे मन वैसे कानून को लागू कर देगा, तो उससे जो है अब अधिकार दिया गया कि आप प्रश्न भी अब इससे पूछ सकते हैं। तो विधान परिषद में अब इंडियन मेंबर्स भी जाने लगे थे और वो प्रश्न पूछने की शक्ति भी उनको दे दी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे काउंसिल एक्ट 1909 का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार क्यों? क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले तत्कालीन भारत सचिव थे एवं लॉर्ड मिंटो उस समय के गवर्नर जनरल थे, तो इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन पद्धति यानी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम या पृथक निर्वाचन पद्धति क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर, किसी खास जगह के लिए, मानिए आपकी कोई विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी होगी, जैसे पटना का कंस्टिट्यूएंसी मान लेते हैं, वहां से अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति खड़ा होगा, उसके लिए केवल मुसलमान लोग ही वोट देंगे। ऐसा नहीं कि केवल वहां मुसलमान रहते हैं, वहां पे हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, मगर केवल उसके लिए मुसलमान ही वोट देंगे। तो इस तरह की प्रथा चालू की गई और इसलिए जो लॉर्ड मिंटो हैं, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जनक या पिता के रूप में जाने जाना लगा कि इन्होंने ही संप्रदायवाद की शुरुआत की भारत में, इन्होंने ही संप्रदायवाद के बीज बोए। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत सरकार अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों? यहाँ पे जैसे मॉर्ले मिंटो थे, सेम यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। मॉन्टेग्यू उस समय के भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय के गवर्नर जनरल थे। तो भारत सचिव कहाँ होते थे? वो इंग्लैंड के कैबिनेट में होते थे।
केंद्र तथा प्रांत से संबंधित विषयों को अलग अलग कर दिया गया। आज भी आप देखिए हमेशा इस बात पे चर्चा होती है कि राज्यों के पास कम शक्ति है, राज्य सूची में ज्यादा शक्ति डालना चाहिए, तो उस तरह से जो है शक्तियों का विभाजन किया गया। पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका, आज भी द्विसदनात्मक विधायिका है। कई राज्यों में आप देखेंगे कि वहां पे विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। केंद्र में देखिए लोकसभा है और राज्यसभा है। उसी तरह से द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत की गई। और प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन, यानी अब वोट देके इलेक्ट होंगे, लेकिन सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था। वो एक सेपरेट टॉपिक है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको अलग से पूरा विस्तृत आपको जानकारी दी जाएगी उसके बारे में। प्रांतों में द्वैध शासन, जितने भी प्रोविंस थे, यानी ब्रिटिश भारत में उस समय प्रोविंस हुआ करते थे, जैसे मद्रास देखा आपने, बॉम्बे देखा, अपने कलकत्ता देखा, वेस्ट बंगाल जिसको बंगाल के नाम से जाना जाता था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी होते थे, तो उसमें द्वैध शासन यानी द्विसदनात्मक विधायिका के तौर पे द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत की गई। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। क्यों? क्योंकि आज भी इस भारत के संविधान, जो अभी प्रेजेंट का हमारा संविधान है, वर्तमान संविधान, उसमें सबसे ज्यादा असर अगर किसी अधिनियम का है तो 1935 के अधिनियम का है। इससे कम से कम 250 अनुच्छेद कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, कुछ सुधारों के साथ आज भी संविधान में हमारे हैं, उनको संविधान निर्माताओं ने डाला था। तो इस अधिनियम के तहत प्रांतों तथा देशी रियासतों को अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया कि अब जितने भी प्रांत हैं और जितने भी देशी रियासत हैं, ये सब मिलके यूनाइटेड इंडिया का निर्माण करेंगे। केंद्रीय एवं प्रांत की शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया। आज भी ये 3 सूची है, संघ सूची जिसको हम लोग सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, प्रांत सूची जिसको हम लोग राज्य सूची कहते हैं, और समवर्ती सूची जिसको कंकरेंट सूची के नाम से जाना जाता है। तो आज भी ये तीनों सूची है और उसमें पावर का डिवीजन किया गया कि कौन कौन सी शक्ति या किसकी चीज पे विधायी पावर किसको दी जाएगी। अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो रेसिडुअरी पावर्स या अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं होती हैं। जैसे स्पेस रिलेटेड कुछ है या रिसर्च रिलेटेड कुछ है, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इन तीनों चीजों में शामिल करना देश हित में, या आप कहें कि अगर देश की संप्रभुता अखंडता को देखें तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको अलग से आज भी रखा गया है, जिसको रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं। तो वो उस समय गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता, क्योंकि प्रांत अब स्वायत्त होंगे, वो अपना नियम खुद बनाएंगे, वहां कोई द्वैध शासन नहीं चलेगा। इस अधिनियम के अनुसार 11 में से 6 प्रांतों में आज भी भारत में जम्मू कश्मीर से हटने के बाद, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका की प्रावधान है। तो उस समय भी इस अधिनियम में 11 प्रांत उस समय ब्रिटिश भारत में थे, उनमें 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत कर दी गई। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। तो इसकी घोषणा, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। इनका जो रुझान था भारत को स्वतंत्रता देने का, इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो वगैरह में इसको अनाउंस किया था। तो उसके बाद जो है इन्होंने, जब ये प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, तो इन्होंने उसकी घोषणा की कि अब भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और इसी योजना के तहत लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया और उन्होंने 3 जून 1947 को भारत विभाजन का एक मसौदा रखा, जिसको मुस्लिम लीग और ये अपना कांग्रेस, क्योंकि ये 2 मेन पार्टी हुआ करती थी उस समय, तो इन लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। और इसके स्वीकार करने के बाद भारत को विभाजित किया गया, अखंड भारत विभाजित हुआ और इसके 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। एक अपना प्यारा भारत और दूसरा अपना बहुत अच्छा वाला पड़ोसी जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल यानी वायसराय का पोस्ट फिर से खत्म करके गवर्नर जनरल का पोस्ट ला दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी थे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी, ये इंग्लैंड के थे और ये भारत के थे। तो इसमें जो है संविधान सभा को 2 तरह के कार्य दिए गए। एक तो संविधान निर्माण के कारण काम, कि आप जो है संविधान निर्माण भी करेंगे, और दूसरा देश के लिए लोकल कानून भी बनाएंगे। तो संविधान संबंधी कार्य के रूप में जब भी बैठक होती थी या उस निर्माण के लिए जब भी बैठक होती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। एवं विधायिका के रूप में जब ये काम करती थी कानून बनाने के लिए, तो इसकी अध्यक्षता जो है जीवी मावलंकर करते थे। तो कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये जीवी मावलंकर साहब ही थे। ये भी बात आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि लूसेंट बुक से लिया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये जो है 1773 में पारित किया गया था।
भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यानी समिति जो निर्णय लेती थी उसको वो अस्वीकार कर सकते थे, यानी वीटो पावर का अधिकार एक तरह से उनको मिला। तो वो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट से उनको मिला था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया? तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, यह 1858 के अधिनियम को कहा जाता है। और इसी के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया। यह RTC UPSC का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश क्या होता है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन देश में होता है और उससे निपटने के लिए अगर सत्र सेशन में नहीं है, तो अगर लोकसभा और राज्यसभा सेशन में नहीं है तो नियम प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है आज भी। तो उस समय भी गवर्नर जनरल को कौन से अमेंडमेंट के तहत उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो पहला देखिए, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा, राजवाड़ों को यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। तीसरा, भारतीय यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। तो ये तो संभव ही नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए। ये संभव ही नहीं था कि भारतीय और यूरोपियन को समान ही लोग अधिकार देते, क्योंकि ये तो गुलाम बना के रखे थे। भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई आक्षेप नहीं, तो सामाजिक और धार्मिक में आक्षेप कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि इनको बहुत सारी चीजें लगती थी कि मॉडर्नाइज करना है, तो इसलिए इसमें भी गलत हो गया। ये रियासत को हड़पने का नीति छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा अगर छोड़ देंगे तो फिर अखंड भारत का इनका सपना पूरा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन इसमें बचता है, देशी राजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाए। तो ये वादा उन्होंने पूरा किया था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार अगर आप थोड़ा भी देखेंगे तो मार्ले मिंटो सुधार में संप्रदायवाद की शुरुआत हुई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई थी। अगर थोड़ा भी याद है तो वहीं से पता चल जाएगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? दोनों क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड है। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल कब प्रस्तुत किया गया था? ये 1909 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये सब 3 क्वेश्चन लगातार आपको एक ही जैसे मिल गए। तो ये भी जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ही लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ये भी क्वेश्चन सेम उसी से मिलता जुलता है। अगर एक बार मार्ले मिंटो सुधार पढ़ लिए तो ये 4-5 क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से बनेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से, यानी मुस्लिमों को वहां पे अलग से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था, यानी अगर उसको कंपाइल करके देखें कि मेन क्या उन्होंने कहा, तो उसमें जो है मेन बात उन्होंने क्या कहा था? राज्यों की स्वायत्तता, ये तो कहीं से संभव ही नहीं है। दूसरा देखिए, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ये 1909 में ही हो चुका था। राज्यपाल का कोई पोस्ट का क्लियरेंस था ही नहीं, इसलिए वो वीटो शक्ति है, कोई मतलब नहीं है। तो एक ही बचता है, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है कैबिनेट मिशन की योजना के विषय में? तो प्रांतीय समूहीकरण, ये तो सही है, क्योंकि प्रांतों को एक समूह बना के और अखंड भारत बनाया गया कि भारत में इतने प्रांत रहेंगे। जो 11 प्रांत थे ब्रिटिश भारत के, वो सबको भारत समूह के अधीन कर दिया गया। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जो वो लोग अपना संविधान बनाने के लिए बैठे थे, उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल भी बना दिया गया कि आप ही मंत्री बनेंगे, इस देश के पहले मंत्रिमंडल आप ही से बनेगा। संविधान निर्माण का अधिकार दिया ही गया। तो बचता कौन है? पाकिस्तान की स्वीकृति। ये चीज जो है माउंटबेटन योजना के तहत आई थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत नहीं आई थी। तो ये भी खत्म। भारत का संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो एक ही एक्ट था उसके पहले, उसके बाद कोई एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया नहीं गया। तो वह आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से कौन सी योजना के नाम से जानी जाती है? तो ये जो है 1947 में आपको यहाँ पे बताया इस क्वेश्चन में कि कैबिनेट मिशन योजना नहीं। कैबिनेट मिशन योजना में तो कैबिनेट वगैरह की व्यवस्था हुई थी। ये पाकिस्तान की स्वीकृति कौन सी योजना में हुई थी? वो हुई थी माउंटबेटन योजना में। और 1947 में सार्वभौम सत्ता भारत और पाकिस्तान को सौंपने की भी जो व्यवस्था की गई थी, वो माउंटबेटन योजना से ही की गई थी। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। कौन कौन से अधिनियम में कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से सुधार हुए, वो मिलाना है। तो ध्यान से देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको अगर देखेंगे तो इसके तहत प्रांतों में
द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगर देखेंगे तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है, पिता कहा जाता है लॉर्ड मार्ले को, लॉर्ड मिंटो को। अब भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत क्या किया गया था? सती प्रथा का अंत, सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया था। और अधिनियम 1858 के तहत क्या किया गया था? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो अब ये सबको मिला के अगर देखें तो इसका आंसर होता है बी। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? अगर आप देखेंगे 1947 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमने पढ़ाया है वीडियो में, तो उसमें आपको मिलेगा कि उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। देखिए आईएसपी का क्वेश्चन है 1986 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों को स्वायत्त बना दिया गया कि भाई अब जो है वहां भी एक असेंबली होगी और वो लोग अपना नियम खुद बनाएंगे। तो वो भी 1935 के अधिनियम के तहत। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो 1935 के अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। भारत में भारत सचिव का पद, भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1858 जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।